जब भी चुनावों का दौर आता है तो ये दृश्य एक बहुत सामान्य से दिखने वाले होते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि नेता अपने दल बल के साथ घरों घरों में जाके अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं और आपसे वोट मांगते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमें वोट दीजिएगा। एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस विषय पर कि किसी भी पार्टी को या किसी भी उम्मीदवार को वोट देते टाइम हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रक्रिया को आसान तरीके से समझने के लिए हम दो पार्टीज़ को लेकर चलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि ये हमारे देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया को हम इन दो पार्टियों के उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए कि एक राज्य है, उदाहरण के तौर पे राजस्थान। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अगर राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और वो अपने कार्यकाल यानी 5 साल पूरा कर चुकी है और दोबारा से चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, हर पार्टी अपने चुनावों से पहले एक मैनिफेस्टो लेकर आती है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है वो सभी वादे जो सरकार जनता से करती है कि अगर आप हमें सत्ता में लेकर आते हैं तो हम आपके लिए ये सारे काम करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, हर पार्टी का मैनिफेस्टो आपकी जानकारी में होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कौन कौन से मैनिफेस्टो लेकर आ रही है। पहली चीज़, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। इन दोनों ही पार्टियों का एक आधिकारिक मैनिफेस्टो होता है जो आप इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट पे जाके भी उसे पढ़ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि अब मैनिफेस्टो तो सभी लेके आते हैं, वादे तो सभी करते हैं, अब हम इनका चुनाव कैसे करें, दिक्कत यही आती है ना। अब मान के चलिए कि राजस्थान में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से है, चुनाव शुरू होने वाले हैं, फिर कांग्रेस पार्टी के लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं आप हमें वोट दीजिए। ठीक है, और बीजेपी पार्टी के लोग भी आपके पास आते हैं और आप कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। अब हमें ये तय करना है कि हम उन्हें वोट दें कैसे, दोबारा से कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें। देखिए, ये राजस्थान में यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, इसी तरीके से आप किसी भी राज्य को रख सकते हैं और कांग्रेस और बीजेपी की जगह वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ भी रख सकते हैं, या वो पार्टी जो उस पर्टिकुलर राज्य में ज़्यादा प्रभाव रखती है उसका भी आप नाम रख सकते हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, समझिए करना क्या है। मान लीजिए जब कांग्रेस पार्टी आपके पास मैनिफेस्टो लेकर आती है और कहती है हम आपके ये वादे करेंगे, तो पहला सवाल जनता को उस पार्टी से ये पूछना चाहिए कि पिछले 5 साल में क्या आपने वो सभी वादे पूरे किए जो आप अपने पिछले चुनावों में मैनिफेस्टो में लेकर आए थे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ध्यान रखिए। ये नोटिस करिए कि कांग्रेस पार्टी ने या वो पार्टी ने जो पिछले 5 साल लगातार राज किया है उन सभी वादों को पूरा किया जो उन्होंने अपने पिछले मैनिफेस्टो में किए थे। आप देखेंगे कि मैक्सिमम पार्टीज़ कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं करती हैं। ठीक है, कभी वो पूरा नहीं करेंगे अपने वादों को, और फिर भी हम उनके पास वोट देने चले जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये करिए उनसे कि आपने अपने पिछले मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी वो आपने पूरी नहीं करी, तो हम कैसे मान लें कि आप दोबारा हमें वही चीज़ें करके दे देंगे। आपने पिछले मैनिफेस्टो में अगर आपको करना होता तो आप पिछले 5 साल में कर चुके होते, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो ये सवाल है उस पार्टी के लिए जो 5 साल से रूल कर रही है। अब आते हैं बीजेपी के लिए, तो क्या इसका मतलब हम बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं, हम बीजेपी को भी वोट नहीं दें। अब बीजेपी से पूछे कि आप मैनिफेस्टो में क्या लेकर आए हैं, उनके मैनिफेस्टो को पूरा पढ़िए और फिर उनसे पूछिए कि वर्तमान में आपकी जहाँ जहाँ सरकार है और वहाँ सरकार बनाने से पहले आपने वहाँ के मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही थी क्या उन राज्यों में पूरी कर दी। आप देखेंगे कि वो सरकारें उन राज्यों में भी अपने वो वादे पूरे नहीं कर पाती जो वो वादों के साथ जनता के बीच में गए थे। अब सवाल ये उठता है कि वो सरकार जो अन्य राज्यों में अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही, वो किस मुंह से आपसे वादा कर सकती है कि आप हमें इस राज्य में लेकर आइए और हम आपके लिए ये काम करेंगे। अगर आपको करना होता तो आपने वहाँ क्यों नहीं कर दिए जहाँ पर अभी तक आपके सरकार चल रही है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है समझने वाली कि एक वो सरकार जो 5 साल से राज कर रही है, उनसे आपने सवाल पूछा कि आपने अभी तक क्यों नहीं किए, उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। जब दूसरी विपक्ष की पार्टी जो कह रही है कि अब आप इन्हें हटाइए हमें लेकर आइए, यानी राजस्थान का अपन ने उदाहरण लिया, यानी राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस को हटाइए, बीजेपी को लेकर आइए, हम बीजेपी को बेहतर राज्य बनाएंगे, कांग्रेस राजस्थान को बेहतर राज्य बनाएंगे। तो क्या बीजेपी से पूछे कि बीजेपी के जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है क्या उन्होंने वहाँ पे अपने सारे वादे पूरे किए, क्या मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ करी, तो ये वहाँ चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। इसका मतलब सारांश ये है कि दोनों ही पार्टियाँ या कोई भी पार्टी जो राजनीतिक चुनावों में कूदती है वो कभी भी आपको ये नहीं बताती कि हमने अपने पिछले कार्यकाल में क्या किया है क्या नहीं किया।
कागज़ों पे बता दी होगी आपको, कागज़ों पे लिखा कितना सच होता होगा ये आप भी जानते हैं, इस पर चर्चा का कोई विषय नहीं है। दूसरा, वो पार्टीज़ जो कह रही है कि नहीं अब हमें इस राज्य में लेकर आइए, उनसे पूछिए जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ वहाँ आपने क्या किया, तो आप देखेंगे दोनों सवालों का दोनों पार्टीज़ के पास कोई जवाब नहीं होता है। ये मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, सरकार का एनालिसिस करना। इसके लिए आपको बहुत प्रकांड पंडित होना या विद्वान होना या पॉलिटिक्स का बहुत एनालिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो। अब हम बात करते हैं कि सरकार के कामकाज को परखने की। तो ध्यान रखिए, सरकार आपको आमतौर पे हमेशा मूर्ख बनाती है दुनिया भर के प्रोजेक्ट दिखा के कि हमने वहाँ ये किया, वहाँ वो किया, दुनिया भर के अलग अलग राज्यों के प्रोजेक्ट दिखाती है। लेकिन क्या आप देखने वाले हैं कि वहाँ जाके कि वहाँ वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हम में से कोई नहीं है जो उस जगह पर जाके इस चीज़ को देख के आ पाए। समझिए, अब लोकल स्तर पे किसी भी सरकार का आकलन कैसे किया जाता है? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनका खुद जाके निरीक्षण करिए और देखिए क्या पिछले 5 सालों में उनमें किसी भी तरीके का कोई सुधार हुआ। किसी भी सरकार के कामकाज को परखने के लिए 8 पैमाने होते हैं, लेकिन आज मैं उनमें से सिर्फ 3 का जिक्र करने वाला हूँ। इसलिए क्योंकि शुरुआत में अगर आप ये 3 पैमाने समझ लेते हैं तो बाकी 8 पैमानों को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आप कभी भी मीडिया द्वारा बनाएगा जाल में नहीं उलझेंगे। क्योंकि मीडिया क्या करती है, मीडिया आपको हमेशा उन मुद्दों पे वोट देने के लिए कहती है जो कभी मैनिफेस्टो में नहीं होते। ठीक है, समझ रहे हैं? मीडिया में जो मुद्दे दिखाए जाते हैं, क्या कभी सरकार या कभी कोई नेता या कभी कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें लिख कर देती है जिस पे हम आज की डेट में चुनाव लड़ रहे हैं? जात पात का मुद्दा क्या कभी मैनिफेस्टो में होता है? क्या कभी मैनिफेस्टो में कभी भी कोई सरकार आपके पास ये कहकर आती है कि कोई नेता आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ते हुए ये कहता है कि आप हमें वोट दीजिए, मैं एक यान मंगल पे भेजूंगा? ठीक है, या कोई पार्टी आपके पास ये कहती हुई आती है कि आप हमें वोट दीजिए, मैं रफाल विमान या विदेशी शस्त्र अपने देश में मंगाऊंगा? जब ये मुद्दे मैनिफेस्टो में नहीं होते हैं तो फिर हम इनके प्रभाव में आकर वोट क्यों देते हैं? आपको ये बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन मैं इनको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ें अब आपको समझाता हुआ चलूँगा। समझिए, मैनिफेस्टो बनता है जनता के लिए। ठीक है, जनता को सरकार क्या क्या सुविधाएं देगी, जनता को सरकार क्या क्या विकास के काम करके देगी, हम इसलिए मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बात बताई स्कूल और कॉलेज की। चलिए मैं 3 पैमानों पे बात करता हूँ। आप सिर्फ हर 5 साल में ये ऑब्जर्व करिए कि पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में कितना प्रोग्रेस हुई। सरकारी स्कूलों में प्रोग्रेस को आप कैसे नोट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बिल्डिंग वहाँ की अच्छी है, क्या बिल्डिंग को इम्प्रूव किया गया है, बिल्डिंग को क्या बेहतर तरीके से बनाया गया है। पहली चीज़ कि आपके बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या हम आपके क्षेत्र के जो भी सरकारी स्कूल हैं वो ठीक ठाक कंडीशन में है या नहीं है। दूसरा, वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति है या नहीं है, वहाँ पे टीचर पढ़ाने आते हैं या नहीं आते हैं। तीसरा, आप ये देखिए कि शिक्षकों ये पर या उस स्कूल पर होने वाला खर्चा कितना है। हालांकि ये बात आपको लगेगा कि ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सरकार का विश्लेषण करना चाहते हैं तो ये सारी खबरें आपको आरटीआई के ज़रिए मिल सकती हैं। लेकिन हम उतने लेवल पे नहीं जाते, हम बहुत आसान तरीके से विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं जिसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी उठाइए, घर से निकलिए और ये पता करिए कि आपके क्षेत्र में कितने सरकारी स्कूल हैं। उन सरकारी स्कूलों का जाके खुद मुआयना करके आइए। आप देखने के बहाने घर से निकल सकते हैं, आप देख कर आ जाइए कि उन सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कैसे किया जाए? जब भी कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है उसे क्या प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है, क्या वहाँ उसकी सही देखभाल की जा रही है, क्या उसे फ्री में वहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही हैं? क्योंकि सरकारी अस्पताल का काम होता है कि जनता को सभी तरीके के इलाज और सुविधाएं फ्री में मुहैया कराना। अगर वो नहीं मुहैया करवा पा रही इसका मतलब सरकारी अस्पतालों में कहीं प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट आता है सुरक्षा। सुरक्षा कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में या आप जहाँ कहीं भी रहते हैं उसके क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट आई है? वहाँ के माहौल में क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार कैसा है? जनता के मन में पुलिस की इमेज कैसी है? तो ये 3 पॉइंट आज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला होता है स्कूल, कि सरकार ने सरकारी स्कूलों का सुधार किया या नहीं किया। दूसरा, सरकारी अस्पतालों का सुधार किया या नहीं किया। तीसरा, सुरक्षा में कितने इंतज़ाम बढ़े घटे, कितने क्राइम रेट बढ़े या घटे। सरकार जनता और पुलिस के बीच में जो व्यवहार है आपस में वो कैसा है। अगर आप इन 3 चीज़ों पर सरकार का आकलन करेंगे तो आप यकीन मानिए आप पाएंगे कि सरकारें
कितना काम कर रही हैं कितना नहीं कर रही हैं, फिर आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अपने आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी पॉइंट्स को बहुत विस्तार से समझाने वाला हूँ कि किसी भी सरकार का हमें चुनाव कैसे करना है, और वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं जिन पर अगर आप सोचने बैठ गए तो जाहिर सी बात है आप महसूस करेंगे कि सरकार जब इन दिशा में काम करने लगेगी तब हमारे देश का सही मायने में विकास हो पाएगा। आपको भटकाने के लिए बहुत से मुद्दे लाए जाते हैं, लेकिन आप खुद सोचिएगा क्या उन मुद्दों से इस देश का अभी तक वो हित हो पा रहा है, ठीक है। तो आप बने रहिए साथ में, क्योंकि मैं अगले वीडियोस में बहुत विस्तार से लेकर आने वाला हूँ, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी दूंगा आपको कि सरकार का चुनाव कैसे करें।